नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और कोरोना के समय आपका स्वास्थ्य कैसे है? आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस की, क्योंकि आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के अंदर सबसे प्रमुख दिवस है, क्योंकि इस दिन भारत के केशवानंद भारती केस के अंदर जो जजमेंट आया था उससे हमें पता चला था कि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो जजमेंट आया था ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। तो आप इस डेट को ध्यान रखिए, किसी भी प्रवेश परीक्षा में पूछा जा सकता है इसको, वनडे एग्जाम के अंदर। और आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं ये है केशवानंद भारती, और ये भारत का सुप्रीम कोर्ट, और ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जजमेंट से हमें ये पता चला था कि भारत के संविधान के ऐसे कौन से प्रमुख अंग हैं जिनको नहीं होते हुए भारतीय संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये होंगे तभी भारतीय संविधान का कोई अस्तित्व, वरना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसकी शुरुआत होती है भारत की आज़ादी से। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और उस दिन जो वर्तमान भारतीय संसद है उसके अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सुप्रसिद्ध भाषण दिया था जिसको बोलते हैं क्राइस्ट विद डेस्टिनी। उसका अर्थ है कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा उस समय भारत जो अपने सपने उसमें देखे हुए थे कि स्वतंत्र भारत के अंदर भारत कैसा होगा, उसके साथ ताल से ताल मिलाएगा और भारत को आधुनिक भारत बनाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आधुनिक भारत बनाने के लिए फिर कुछ नए नए कानून बनाने पड़े कि कैसे नया कानून बनाया जाए। उसके अंदर सबसे पहला कानून बनाया गया लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं भूमि सुधार। प्रमुखता से ये था कि भूमि सुधार है उसके अंदर ये सब देखा जाएगा कि जो कोई भी व्यक्ति है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी भूमि को रखने की। और जो जो भूमि है ना उन लोगों को जो भूमि का बंटवारा किया जाएगा, ताकि वो लोग जो जिसको वर्तमान में हम भूमिहर मजदूर बोलते हैं वो उस मजदूरी से ख़त्म, उस प्रथा से ख़त्म हो पाए, और जो जमींदारी प्रथा चल रही है उसके जंगल से छूट पाए। तो लैंड सीलिंग सबसे पहले तो, और फिर दूसरा है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर ऐसा है कि जमींदारी प्रथा ख़त्म करना, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम। ये लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कुछ प्रमुख बातें हैं। और लैंड रिफॉर्म्स का ये जो कानून है इसको लागू करने के लिए, जैसे आपको मालूम होगा कि भारत का संविधान लागू हुआ था संपूर्ण भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो लैंड रिफॉर्म है उसको लागू करने के लिए अगले ही साल 1951 में भारत को अपना पहला संविधान संशोधन लाना पड़ा। किसको अप्लाई करने के लिए? लैंड रिफॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए। और 1951 के अंदर ही जो तमिलनाडु की सरकार थी उन्होंने जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको एजुकेशन में मतलब प्रोत्साहन करने के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया वहाँ की तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो भी एससी के हैं, एसटी के हैं, और जो वीकर सेक्शन है जिसको वर्तमान में हम ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए इन्होंने रिजर्वेशन लाए इन एजुकेशन। तो देखिए, जब भी कोई परिवर्तन होता है बड़ा, जैसे आप देख रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म तमिलनाडु के अंदर ये रिजर्वेशन इन एजुकेशन, तो उससे जो भी उच्च वर्ग या जो संपन्न लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो तमिलनाडु के अंदर जब ये आया एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन वाला, तो उसके खिलाफ एक किसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर किया। उस केस को बोलते हैं चंपकम दोराईराजन का केस। तो इसके अंदर ऐसा हुआ कि आपने ऐसी रिजर्वेशन दे दिया इनको जो बैकवर्ड क्लास है उनको, तो उसके अंदर भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट हैं उसका जो आर्टिकल 15 है जिसके अंदर ऐसा लिखा है कि आप भी किसी को भी रेस के, सेक्स के, क्रीड के, कास्ट के बेस के ऊपर आप उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करोगे, उसका डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा भाई हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। और डीपीएसपी जिसके अंदर कहा गया है कि जो एजुकेशन है उसको बढ़ाना है, इससे सुपीरियर नहीं है फंडामेंटल राइट से। तो फंडामेंटल राइट पहले नंबर पर है हमारे लिए और डीपीएसपी बात के अंदर है। तो इसके अंदर तमिलनाडु सरकार का जो रिजर्वेशन वाला विधेयक था उसको ख़त्म कर देगा। तो हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और ये डीपीएसपी क्या चीज़ है जिसके बारे में इसके अंदर बात की गई। तो भारत का जब संविधान बना था तो उसके अंदर भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट दी जिसको मूलभूत अधिकार बोलते हैं, वो है आर्टिकल 12 से 15 के अंदर भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर। और जो कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार हैं वो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19(1)(f। जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर ऐसा है कि भारत के जो पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन करे।
और अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, उससे कोई अगर लॉ बनाया आपने, तो वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा आर्टिकल 13 की वजह से। और आर्टिकल 14 ऐसा है कि लॉ के सामने सब लोग बाग इक्वल हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 15 ऐसा है कि किसी भी सिटीज़न को, मेन भी द सिटीज़न को, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, इनमें से किसी के भी आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सब इक्वल हैं और किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और इस आर्टिकल 15 के ऊपर वर्तमान में भारतीय सिनेमा के अंदर आर्टिकल 15 एक मूवी बनी है जिसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। उसको आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वर्तमान के अंदर भी कास्ट के ऊपर और सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है भारतीय समाज के अंदर। और इस मूवी के अंदर आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग करी है और इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट पॉपुलर मूवी के लिए। तो आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जो मेन अब इसके बाद में आता है आर्टिकल 19(1)(f), ये है राइट टू प्रॉपर्टी वाला। तो इसके अंदर ऐसा है कि आप कोई भी काम धंधा करें और अपनी आजीविका चलाएं, उससे भारतीय संविधान को कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसके अंदर कुछ युक्त रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, और उन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ऐसा है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम होए। मतलब आप कोई हथियार वाला, ड्रग्स वाला, इलीगल है, मतलब जिसके पास लाइसेंस नहीं है इन सब चीज़ों के, वो काम आप नहीं करेंगे। पर ये सब काम आपको करना है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से या फिर जो भी अथॉरिटी है उनसे, फिर आप ये काम करेंगे और जो आप अपनी आजीविका है वो चलाएंगे। 19(1)(f) के अंदर यही है। उनके अंदर प्रमुख है आर्टिकल 25, 26, 31 और 32। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो मूलभूत अधिकार हैं रिलीजन के बारे में, ये मतलब आप जैसे आर्टिकल 25 के अंदर कह रखा है कि आप अपना जो भी रिलीजन है उसको मानिए, राइट टू फ्रीली प्रोफेस मानिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोपोगेट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब अगर कोई संस्था कर, कोई आपने समागम बैठाया या फिर कोई मीटिंग टाइप में बुलाई और आप अपने जो भी धर्म है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं और लोगों को ऐसा परसुएड कर रहे हैं, मतलब कि आप हमारे धर्म को अपनाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप उनको धमका नहीं सकते, इंटीमेट नहीं कर सकते आप कि आप हमारा जो धर्म है उसको ना आप अपनाओ, ये गलत चीज़ है। परंतु प्रोपोगेट करिए बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना किसी दबाव वबाव के, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 26 है कि आपका जो भी धर्म है उसको अगर आपने कोई संस्था बना रखी है तो आप उसको, उस संस्था को आराम से आप मैनेज करिए। राइट टू मैनेज रिलीजियस प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर आपके मेनली मंदिर आ जाता है, मस्जिद है आपकी, गुरुद्वारा है, चर्च है आपका। और अगर आपने इनके नाम पर कोई ट्रस्ट बना रखा है, कोई संस्था बना रखी है, तो आप उसका फ्रीली आप उसको मैनेज करिए, उसमें आपको गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी। ये आर्टिकल 26 है। और आर्टिकल 31 है, वो आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसी से संबंधित है। इसके अंदर ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लोन नहीं बनाएगी जो आपके प्रॉपर्टी से आपको डिप्राइव कर देगी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 32 जिसको बोलते हैं रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इस मूलभूत अधिकार को अंबेडकर जी ने अपने जो भाषण है उसके अंदर इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि संविधान की आत्मा। इसके अंदर ऐसा है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है इन नॉर्मल कंडीशंस बाय एनीवन का मतलब है कि वो आदमी भी, मतलब पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन कोई संस्था हो सकती है, सरकारी संस्था हो सकती है। और ये सब जो वायलेशन है वो सामान्य परिस्थितियों में होने चाहिए, मतलब उस टाइम पे कोई इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल रूप से कोई कर्फ्यू नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरीके का। तो अगर सामान्य परिस्थितियों में अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 से डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, इसकी भी कुछ वरीयताएँ हैं। और जो ये जानने इनके अंदर हम जाते हैं तो वो उनको जो तरीका है उसको बोलते हैं रिट पिटिशंस, इनके द्वारा जाते हैं। और भारत में 5 रिट पिटिशन है, इनके द्वारा जाते हैं। रिट पिटिशन के बारे में हम कभी बाद में जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या है। अब देखिए भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो भाग 4 है उसके अंदर DPSP दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
ये भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर है और ये है आर्टिकल 36 से 51। इसका मतलब ये कि जो हमने, तो ये उसके बारे में है कि भारत कैसा होना चाहिए, उसके बारे में निर्देश दे रखे हैं स्टेट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को निर्देश दे रखे हैं कि जो भी आप कानून बनाओगे वो कैसे होना चाहिए और लोगों की जो वर्तमान की स्थितियाँ उनको कैसे सुधार सकते हैं आप। तो उसके अंदर है आर्टिकल 39 मेनली, और इसके अंदर है आर्टिकल 39 के अंदर बेसिकली आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर ऐसे ऐसे कि आप आर्थिक समानता लाएंगे, आर्थिक समानता, और जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको गरीबों में करेंगे। मतलब इसका वही मतलब हुआ कि जिसे नेहरू ने कहा था कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चलेगा। मतलब सब लोगों को जो आर्थिक स्थितियाँ उनकी सबकी बराबर होनी चाहिए, जब जाके आपका देश का लोकतंत्र बराबर चलेगा। वरना अगर कोई 1% लोगों के पास देश की 90% वेल्थ है और बाकी 10% पॉपुलेशन 90% लोगों के पास है, तो फिर वो लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चलेगा। वो मतलब पैसे वालों का लोकतंत्र बन जाएगा, जिसको इंग्लिश के अंदर कुछ अलग नाम से बोलते हैं। तो आप वो नाम बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि वो क्या होता है। आर्टिकल 39B बोल रहा है, जो बोला हुआ लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। यानी कि जो कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वो अधिकतम लोगों का फ़ायदा हो, उससे मतलब अधिकतम लोगों को लाभ हो। आर्टिकल 39C बोल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिट्रीमेंट। मतलब कि जो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पर पूरा का पूरा जो वेल्थ है वो एक ही इंसान के पास ना हो, सबके पास बराबर बराबर हो डिस्ट्रीब्यूशन। और हम देखेंगे कि आर्टिकल 44 जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसके अंदर ऐसा है कि सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल सिविल कोड लाया जाएगा कि सब लोगों की शादियां कैसी होंगी, मरण के बाद में क्या क्या कर्मकांड होंगे, उन सब कुछ यूनिफॉर्म किया जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई धर्म के नाम पे अलग अलग चीज़ें नहीं होगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44, और ये भारत के केवल एकमात्र राज्य गोवा के अंदर वर्तमान में लागू है। इसका अर्थ ये है कि गोवा राज्य ने स्वयं ने लागू कर रखा है इसको काफ़ी समय से। और जो भारत के अभी सीजीआई थे, उन्होंने भी कहा है कि जो अगर आपको आर्टिकल 44 का अगर मॉडल देखना है तो गोवा के अंदर देखिए, जो लागू कर रखा है वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और जो लोग बाग डरते रहते हैं कि अगर आर्टिकल 44 लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आर्टिकल 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। ये वही आर्टिकल है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने रिजर्वेशन के अंदर, मतलब रिजर्वेशन इन एजुकेशन लाया था। इसी को बेसिक मतलब आधार मानकर उन्होंने ये रिजर्वेशन लाया था, जिसको बाद में चंपाकम दोहराए राजन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर जो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो केशवानंद भारती केस और भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। उस केस की शुरुआत होती है शंकरी प्रसाद केस के अंदर, और वो सबसे पहला केस आता है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कि लैंड रिफॉर्म्स के कारण उनको जो दिक्कत हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आता है कि आपने हमारी प्रॉपर्टी ले ली, कि राज्य ने हमारी जो संपत्ति थी उसको छीन लिया, जो कि वायलेशन है आर्टिकल 13 का। क्योंकि उसके अंदर ऐसा कर आर्टिकल 13 का क्यों, क्योंकि उसका बेस है आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 कि कोई भी राज्य किसी की भी संपत्ति को ऐसे जब्त नहीं कर सकता, और हर किसी को अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है। और जो आर्टिकल 368 है, ये भारत के संविधान के पार्ट 20 के अंदर है, और इस आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनकी संविधान संशोधन कैसे होता है ये बताया गया है इसके अंदर। और आप लोग जानते होंगे संविधान संशोधन 2 तरीके का होता है। एक तो नॉर्मल संशोधन होता है जिसके अंदर आपको केवल 50% की मेजोरिटी चाहिए होती है, और दूसरा होता है 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स, जो मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब का समर्थन चाहिए होता है। समर्थन मतलब कि वो इस जो भी कानून बनाया गया उसको अपनी राज्य विधानसभा में पास करें उसको। तो जो लैंड रिफॉर्म था वो यही वाला था। और जो 50% वाला होता है कि ये 50%
में राज्यसभा और लोकसभा के अंदर वोटिंग हुई और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, वो होता है मेनली कि भी कोई भी स्टेट है उसकी आपने नाम चेंज कर दिया, बाउंड्री चेंज कर दिया आपने उसकी, उसका अमल 2 राज्यों से 1 राज्य बना दिया, ये होता है 50% वाला। और जो लैंड रिफॉर्म है वो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड टोटल एमपीज का और हाफ स्टेट्स का वो वाला होता है, उसके अंदर ही होता है। तो जब ये लैंड रिफॉर्म कर दिया गया तो इसको चैलेंज किया गया आर्टिकल 13 के बेस के ऊपर और आर्टिकल 368 के खिलाफ। ये दोनों अलग अलग हैं, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग है, या फिर इन दोनों में कोई संबंध है? ये क्वेश्चन है कि मतलब क्या है, मतलब इनका रिलेशन क्या है। क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर लिखा हुआ है लॉ, और लॉ का मतलब होता है कानून। उसके अंदर आपका आता है एक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। फिर आते हैं आपके ऑर्डर, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर करती है, ऑर्डर निकालती है वो। और फिर नोटिफिकेशंस आते हैं इसके अंदर, जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है। जैसे वर्तमान के अंदर दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि कर्फ्यू लगेगा जैसे, तो वो हो गया ऑर्डर। नोटिफिकेशन निकाल दिया भी कर्फ्यू के अंदर भी ये दुकानें आपकी चालू रहेंगी, बंद रहेंगी। या फिर कोई और नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये इस वाले एग्ज़ाम के अंदर ये प्रॉब्लम है, या फिर इनको सेलेक्ट किया गया नहीं किया गया, उसको बोलता है नोटिफिकेशन। और फिर कई रूल बनाए जाते हैं कि भाई अभी दिवाली है, होली है, उसके लिए ये गाइडलाइंस हैं, उसको बोलते हैं रूल्स। और इसके अंदर एक और चीज़ आती है कस्टम्स, यानी कि परंपरा। जो किसी भी धर्म की प्रमुख परंपरा है ये चल रही है। तो परंतु इस आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ के बारे में जो चीज़ें दी गई थी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब जिक्र नहीं किया गया था। इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया था कि इसको लॉ मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसी क्वेश्चन को लेकर शंकर प्रसाद जी 1951 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसके ऊपर ये पूरा केस है कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है और आर्टिकल 350 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको हम जानते हैं। और जो देखिए फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स थे जो आर्टिकल 368 के माध्यम से किए गए थे वो डीपीएसपी के अंदर लिखे गया, इसलिए किया गया था। तो अब देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर कौन ज़्यादा प्रिवेल करेगा। फंडामेंटल राइट ज़्यादा जरूरी है फिर डीपीएसपी है। तो इसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसके अंदर ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, डिफरेंट। तो आर्टिकल 368 के द्वारा आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 के अंदर 368 नहीं आता। 368 के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन लिमिट फंडामेंटल राइट्स इन फेवर ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के फेवर में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन माफ़ी चाहूँगा, फंडामेंटल राइट्स इज लेस देन डीपीएसपी। इनकी सरकार ऐसा कोई भी कानून बना सकती है। अब हम आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कि इसके बाद में कौन सा केस है, जिससे पहुँचते हुए हम केशवानंद भारती केस में पहुँचेंगे। अब ये सज्जन सिंह का केस जो राजस्थान से आया है। एक घटना होती है कि 1964 के अंदर राजस्थान और पंजाब लैंड एक्ट लाए जाते हैं, कुछ लैंड एक्ट। जो वो लैंड एक्ट लैंड रिफॉर्म्स के अंदर उनका समाधान नहीं होता, इसलिए लैंड एक्ट लाना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स को, पंजाब को और राजस्थान को, और भी कुछ राज्य थे जिन्होंने लाए। और इन एक्ट जो ये 1964 के अंदर जो ये लैंड एक्ट लाए गए राजस्थान और पंजाब के द्वारा, इसको 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया, 9वीं अनुसूची जिसको बोलते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि जब भारत का संविधान बना शुरू में तो 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स। उसके बाद में जो पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसके कारण 9वीं अनुसूची बनानी पड़ी। और फिर उसके अंदर जो भी विषय हैं उन सबको 9वीं अनुसूची के अंदर डाला गया धीरे धीरे कर करके। जैसे लैंड रिफॉर्म को डाला गया, फिर ये 1964 के अंदर जो राजस्थान और पंजाब वाले लैंड एक्ट लाए उसको 9वीं अनुसूची के अंदर डाला गया है। 9वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान समय में काफ़ी सारे एक्ट हैं, उनके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। तो सज्जन सिंह के अंदर ऐसा हुआ था कि ये लैंड एक्ट आ गया और इनकी सज्जन सिंह की ज़मीन को राज्य सरकार ने जब्त कर ले गया। फिर ये अब खिलाफ आ रहे हैं 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ। तो 17वां संविधान संशोधन जो लैंड एक्ट है राजस्थान और पंजाब वाला, उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया था, उसी को 17वां संविधान संशोधन बोलते हैं। तो उसके खिलाफ आया गया था कि इसकी वैलिडिटी क्या है। और
आर्टिकल 13 के अंदर और आर्टिकल 368 के अंदर क्या संबंध है, कि आर्टिकल अगेंस्ट आर्टिकल 368 विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 13, कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 आता है या नहीं आता। तो फिर जो जजमेंट आता है, जो फैसला सुनाया जाता है, उसके अंदर कहते हैं कोर्ट हेल्ड रूल्ड दैट द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 मस्ट बी टेकन to means rules or regulations made in exercise of ordinary legislative power and not amendments to constitution made in exercise of constituent power under article 368। यानी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। इसके अंदर भी शंकरी प्रसाद के अंदर जो फैसला सुनाया गया था उसको अपहेल्ड रखा गया कि हाँ वही वाला सही है। तो इसके अंदर भी जो सज्जन सिंह है उनको हार का सामना करना पड़ा। और पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो सोशल जस्टिस के लिए फंडामेंटल राइट्स को वो कम कर सके, ऐसा इन्होंने फैसला सुनाया। फिर अगला केस आता है 1967 के अंदर गोलकनाथ का केस, पंजाब वाला। ये भी उसी के खिलाफ आता है 1967 के अंदर। पर और इसकी सुनवाई भी जब ही होती है, परंतु इसके अंदर खास बात यह है कि जब इसकी सुनवाई होती है उस समय जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु हो जाती है 1967 के मई में। और इसका जो फैसला आता है वो बाद में आता है। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो जो शुरू में ऐसा माना जाता है कि न्यायपालिका और संविधान कार्यपालिका के बीच में जो झगड़ा चलता रहता है, जुडिशरी और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में, उसके अंदर ज़्यादा भारी कौन रहता है। जब तक नेहरू थे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा, मतलब कार्यपालिका ज़्यादा भारी रही। फिर अब उनके मरने के बाद में जो बहुमत है कांग्रेस का वो इतना रहा नहीं। तो फिर आप देखते हैं इसके अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फैसला सुनाते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर जो सज्जन सिंह के केस में थी, आर्टिकल 17 के खिलाफ और आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ इसके अंदर बैठी थी 11 जजों की बेंच। और इसके अंदर फैसला सुनाया गया था 6:5 से, कि 6 इस फेवर में 5 इस फेवर में। और इसके टाइम पे CJI थे के सुब्बा राव, ये भी इस बेंच के अंदर बैठे थे। तो इस वाली कोर्ट ने सुनाया कि कोर्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है। और जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ कहा गया उसके अंदर आर्टिकल 368 है। यानी कि आर्टिकल 368 इज इन आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 ज़्यादा बड़ा है आर्टिकल 368 से। इस वेन डायग्राम से हम समझ रहे होंगे यहाँ पे। इफ़ एन अमेंडमेंट टेक्स अवे और ब्रिजेस ए फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इट इज़ वॉइड। और इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट और DPSP की के बीच में जो टक्कर चली आ रही थी, तो इस वाले केस के अंदर DPSP हार गया, फंडामेंटल राइट ज़्यादा पावर में रहा। मतलब इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा मजबूत है DPSP से ज़्यादा। और इन्होंने ये भी कहा कि साथ में कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये अतीत के फैसलों पर लागू नहीं होता है। मतलब जो शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह का केस था उसके ऊपर लागू नहीं होगा। और सरकार ने जो इससे पहले जो काम कर रखे हैं उन सबको माना जाएगा, वो सब वैलिड है। पुराने वाले जो एक्ट हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सब वैलिड है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो भी वैलिड हैं, और जो पंजाब राजस्थान के अंदर जो लैंड एक्ट थे वो भी वैलिड है। इस वाले गोलकनाथ के केस के बाद में अब क्वेश्चन आता है कि जो आर्थिक समानता है और जो DPSP हैं और जो सामाजिक समानता वो कैसे लाया जाए अब, क्योंकि इसमें तो फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड कर दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स मेन है, DPSP कम है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके अंदर अब क्या करेंगे, अब हम लाएंगे नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी बीच में 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी वो लेडीज हैं जो कुछ भी कर सकती हैं उनके समय के अंदर, क्योंकि वो उनके पास काफ़ी मेजोरिटी है, एक तरफा बहुमत जिसको बोलते हैं वर्तमान के समय में। तो अगर हम भारतीय संविधान के जो इतिहास है उसके अंदर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि केवल भारत के अंदर वर्तमान तक केवल 3 प्रधानमंत्री हुए जो कुछ भी कर सकते हैं अपने बलबूते पर, क्योंकि उनके पास एक तरफा बहुमत है। तो सबसे पहले तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी होती है इंदिरा गांधी, और तीसरे होते हैं हमारे वर्तमान में मोदी जी।
क्योंकि इनके पास एक तरफा बहुमत है, केवल एक पार्टी के दम पे इनकी पूरी सरकार है, इनको कोई गिरा नहीं सकता। तो ये कितने भी संविधान संशोधन कर सकते हैं और हम मान सकते हैं कि इस मामले में न्यायपालिका कार्यपालिका के सामने झुकेगी। तो इसी बीच में कुछ और भी केस होते हैं जिनके कारण ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जाते हैं, पर उनकी व्याख्या उनको हम बाद में जानेंगे, वरना फिर ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने 3-4 संविधान संशोधन लाए बीच में। अभी हम इनको जानते हैं कि ये क्या है। एक तो है 24वां संविधान संशोधन 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये इन्होंने गोलकनाथ के केस के विरुद्ध लाया था, जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के अंदर कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और अगर आर्टिकल 368 से अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको वैलिड माना जाएगा और सरकार कुछ भी चेंज कर सकती है भारत के संविधान के अंदर। दोनों डिफरेंट है। और आर्टिकल 25वां संविधान संशोधन है, तो इसके अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1966 के अंदर। सबसे पहले इसकी कोशिश की जाती है सामान्य बिल के द्वारा और की जाती है, पर फिर इसके बाद में होता है आरसी कूपर केस। तो फिर आरसी कूपर केस के अंदर सरकार, इंदिरा गांधी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ता है, जिसके कारण ये 25वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है और इसके साथ ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्या फ़ायदा है? इसका वही फ़ायदा है जो अब मोदी जी ने सबसे पहले उनकी स्कीम आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो फ़ायदा हुआ था, वही फ़ायदा नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक से, मतलब वित्तीय समावेशन। क्योंकि जब शुरू के अंदर भारत आज़ाद हुआ था तो ये सब बैंकें प्राइवेट थी और कोई भी प्राइवेट बैंक कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनको मालूम है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कर्ज लेने की क्षमता है, जो उनके रिस्क लेने की क्षमता है, वो उतनी है नहीं और वहाँ पे पैसा कम है, तो वो लोग क्यों जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। इसलिए 14 जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और जो गाँव के अंदर बैंकिंग का प्रसार किया गया और वहाँ पर लोगों को लोन बांटे गए और वो लोन अधिकतर कृषि के लिए था। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि जो फिर कृषि के अंदर जो उन्नति हुई उसके अंदर बैंकों का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ पंजाब के अंदर, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर। गांव के लोग भी अब कर्ज ले सकते थे और जो महाजनी सिस्टम है गांव के अंदर, महाजनी प्रथा से छूट मिल गई थी और काफ़ी। और अगर किसी को अपनी सेविंग करनी हो तो वहाँ पे सेविंग कर सकते हैं गांव के अंदर बैंक के अंदर रुपये डाल के। तो ये सब किया गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उससे क्या फ़ायदा हुआ। और 26वां संविधान संशोधन है, उसके अंदर प्रीवी पर्स का अबॉलिश कर दिया गया था। प्रीवी पर्स क्या होते हैं कि जब भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट यानी कि जो ब्रिटिश के समय आज़ाद नहीं थे पर चला सकते थे, उसके अंदर जो इंटरफेयर था ब्रिटिशर्स का वो बहुत कम था। बहुत कम मतलब उनके पास में उनके वहाँ सूचना रक्षा, संचार रक्षा और वित्त के जो अधिकार हैं वो ब्रिटिशर्स के पास थे, बाकी अधिकार इनके पास थे। तो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये सूचना, वित्त और रक्षा ये तीनों आप भारत सरकार को दे दो, क्योंकि आपके पास ये पहले थे ही नहीं, पहले ब्रिटिशर्स के पास थे। तो अभी आप हमको दे दो, हम चला लेंगे। और फिर जब 1950 में जब संविधान आया तो इन सबको उपाधियाँ दी गई कई जैसे महाराजाधिराज, और इन सबको राज्यपाल बनाया गया कहीं का, एम्बेसडर बनाया गया कई देशों के अंदर, इनको भेजा गया। और साथ में इनको प्रीवी पर्स यानी कि सरकार के द्वारा रुपए दिए जाते थे इनको खर्चे के लिए। और जो प्रीवी पर्स से जो रुपया जाता था वो टैक्स फ्री था, मतलब उसके ऊपर इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दिया जाता था, मतलब टैक्स पेयर्स के रुपए जाते थे इन लोगों को। और इन लोगों को कितने रुपए दिए जाते थे, इसका आधार क्या था? इसका आधार ये था कि ये कितना बड़ा स्टेट है और इसके अंदर जो पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले कितने रुपए कमाई होती थी और ये कितना रेवेन्यू देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसी हिसाब से इनको दिए जाते थे। तो ये सब अबॉलिश कर दिया गया 26 अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया सुप्रीम कोर्ट में गए। और माधवराव सिंधिया, आपको शायद ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्तमान में बीजेपी के अंदर उनके पिताजी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि ये सब गलत हो रहा है
पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रीवी पर सबसे पहले खत्म किया गया था, ये सबसे पहले सामान्य नोटिफिकेशन के द्वारा खत्म किया गया था। उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो फिर ये सब सबके ऊपर वैलिड हो गया। और फिर इन सब चीज़ों से जितने भी राजा वाजा हैं छोटे बड़े, वो सब इंदिरा गांधी सरकार से नाराज़ हो गया। फिर इन सब लोगों ने 1970 के अंदर जब चुनाव होते हैं, तो ये सब लोग चुनाव लड़े थे, जिसके अंदर सिंधिया परिवार हुआ, पटौदी हुआ, और भी कई छोटे छोटे जो राज्य हैं, वो सब उन लोगों ने मतलब खुद के दम पे चुनाव लड़े, पर वो सब लोग बाग हार गए 1972 के अंदर। उनको हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि लोगों को पसंद आया कि भाई हमारे रुपए हमारे पास ही रहेंगे और हमारे काम में आएंगे, ना कि राजाओं के पास में, राजाओं को फ्री में दिए जाएंगे। तो अब आप देखते होंगे कि हर स्टेट के अंदर कई कई पुराने महल होटल्स बन गए हैं, हेरिटेज होटल, क्योंकि अब जो राजा महाराजा उनका खर्चा चलता नहीं है, तो उन्होंने अपने जितने भी पुराने महल थे उन सबको हेरिटेज होटल बना दिया और आज अपना धंधा चला रहे हैं। और इसके साथ में एक और अमेंडमेंट किया गया, जिसको 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ये किया गया था केरला लैंड रिफॉर्म्स के कारण। केरला के अंदर भी कुछ लैंड रिफॉर्म किए गए थे, उसको 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर बात नहीं बनी होगी, तो फिर संविधान संशोधन करना पड़ा और फिर उसको 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया। जो भी चीज़ शुरू में की गई उन सबको मतलब इसके अंदर काफ़ी 300-400 कानून है जो 9वीं अनुसूची के अंदर डाली गई, ये भी उनमें से एक कानून है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिर आता है ये केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्यों आता है? क्योंकि केरल से हैं और केरल के अंदर अभी अभी लैंड रिफॉर्म हुआ है, और इनका नाम है केशवानंद भारती। और ये जो केरल का एडनीर मठ है, उसके ये शंकराचार्य हैं। एडनीर मठ है कासरकोड जिले के अंदर, तो एडनीर मठ कासरकोड जिले के अंदर है। और ये एडनीर मठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य एक हिंदू धर्म के अंदर एक पद है, जो भारत के अंदर शायद मेरे हिसाब से 4 या 5 मठ हैं टोटल, और 4 या 5 शंकराचार्य हैं। ये उनमें से जो एडनीर मठ थी, वहाँ के जो मेन थे, हेड थे, उनको शंकराचार्य बोला जाता था, और इसलिए इनको शंकराचार्य कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये केशवानंद भारती है, एडनीर मठ के शंकराचार्य। जो पुराने शंकराचार्य होते सबसे पहले, जिनका हम इतिहास के अंदर नाम सुनते हैं, भक्ति आंदोलन के अंदर नाम सुनते हैं, वो केरल के अंदर ही पैदा हुए थे। 32 की एज में मर गए थे। ये केवल आपको जीके के लिए बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। और उन्होंने जो अपना खुद का एक थ्योरी दी है, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो आप देखते हैं कि ये केस के अंदर क्या होता है। ये 1973 के अंदर हुआ और केरल के लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ हुआ। हम जानते हैं कि क्या होता है आगे। और इस केस को चैलेंज किया गया था आर्टिकल 26 के अंदर। केरल गवर्नमेंट ने अपने अंदर एक्वायर कर लिया गया था, और जो इनकी मठ है, उसका जो मठ का प्रबंधन केरल सरकार के द्वारा ले लिया गया था, केरल सरकार के अंतर्गत। तो इससे भैया नाराज हुए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और इन्होंने मतलब ये मेनली तो 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके खिलाफ था, और आर्टिकल 26 के खिलाफ है, जो ये कहता है कि आप है ना अपना जो राइट टू मैनेज रिलीजियस ओन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, उसके खिलाफ में। परंतु साथ साथ में जो इनके वकील थे, जब इन्होंने फाइल किया गया था, तो उसके अंदर 24वां, 25वां और 26वां और 29वां डाल दिया गया कि भाई इनको भी, ये भी मतलब इसके अंदर सुने जाएँ। इनके वकील हैं काफ़ी मशहूर, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, नाना भाई पालकी वाला। आप इनका नाम याद रख सकते हैं, हो सकता है किसी परीक्षा के अंदर पूछा जाए। अब इसके अंदर जो मेन क्वेश्चंस थे वो यही हैं, क्या कि जो पार्लियामेंट है उसको इतनी पावर है कि वो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर दे। क्या अनलिमिटेड पावर है जो आर्टिकल 368 की है, वो किसी को भी ख़त्म कर सकती है, या फिर क्या नाम है चेंज कर सकती है। और दूसरे के अंदर दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट मतलब कोई मायने रखते हैं नहीं रखते, मतलब उनको कोई सिग्निफिकेंस है, या फिर उनको आर्टिकल 368 के द्वारा कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो एक तरफा बहुमत वाली है वो ख़त्म कर सकती है फंडामेंटल राइट को। ये क्वेश्चन था इसके अंदर। तो फिर जब ये सवाल आया तो काफ़ी बड़ा, इन सब चीज़ों का सवाल आया तो काफ़ी बड़ा सवाल था ये। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी, जिसके अंदर टोटल 13 जज बैठे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 13 जज थे, मैं आपको बता दूँ। और जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है वो भी इसके अंदर थे उस टाइम पे, और उस टाइम CJI थे जस्टिस SM सीकरी। और आप देख सकते हैं कि मतलब जब इसका फैसला सुनाया गया, 13 लोग थे तो 7:6 से इसका फैसला सुनाया गया। तो मेजोरिटी वाले जज आप देख सकते हैं कि जस्टिस SM सीकरी, जस्टिस JM सैलेट, जस्टिस KS हेगड़े, AN ग्रोवर, PJ रेड्डी, राज खन्ना, जस्टिस AK मुखरेजा। जो माइनॉरिटी वाले थे
उनके अंदर है जस्टिस ए एन रे, जस्टिस पी जी पालेकर, जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस एम एच बेग, एस एन द्विवेदी, जस्टिस वाई वाई चंद्रचूड़। जस्टिस वाई वाई चंद्रचूड़ के जो बेटे हैं वो हैं डी वाई चंद्रचूड़, जो थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थे और अब रिटायर हो गए हैं वो। तो ये जो फैसला आया था, ये फैसले की सुनवाई 68 दिनों तक चली गई। 68 दिनों तक 68 डेज की हियरिंग है, 700 पेजेस का जजमेंट है और 7:6 से इसका वो दिया गया। और इस टाइम पे सीजेआई थे वो थे एस एम सीकरी, और इन्होंने ये दिया है कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट अल्टर द अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 368 से आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सब कुछ अमेंड कर सकते हो। पहली बात तो मतलब जो हमको पढ़ के समझ आती है यहाँ पे। और इसके अंदर जो 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन उनको वैलिड कहा गया कि ठीक है सुप्रीम। और फिर इसके अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आप कानून बना रहे हो उसको रिव्यू कर सकती है कभी भी। और रिव्यू किस बेसिस पे करेगी? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बेसिस पे कर सकती है। अगर वो वैलिड होगा तो अपील कर देंगे, नहीं तो फिर उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। और फिर इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है उसको बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है ना डॉक्ट्रिन है एक, जो वेस्टर्न, जो अमेरिका और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ दिन इस फैसले से कुछ दिन पहले वहाँ पर भी कोई केस हुआ था, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ यूज़ की गई थी। मतलब वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कहा गया था, वहाँ पर कहा गया था बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो वहाँ से प्रभावित होकर ये वाली जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये दी गई थी। बाद में बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो प्रीएम्बल है मतलब भारत का जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का भाग है या नहीं, इसको भी बताया गया कि वो इसका भाग है या नहीं। इसका भी फैसला सुना दिया गया, जबकि इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं कि भाई इसको सुनाना है या नहीं सुनाना। वहाँ पे जो जज बैठे थे उन्हें लगा भाई हाँ सही मौका है, सुना देते हैं। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का भाग है ये। और ये प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, इसका पहला प्रश्न उठा था बेरूबाड़ी मामले में। बेरूबाड़ी मामला, तो आप इसको याद करने की सबसे पहला प्रश्न कब उठा था अभी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं, तो बेरूबाड़ी मामले के अंदर 1950 के आसपास, जब भारत ने अपना कुछ भाग पाकिस्तान को दे दिया गया था, तो ये वाला सवाल उठा था। और अब हम जानेंगे कि जो इन्होंने डॉक्ट्रिन दी गई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो अब हम जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब जिसके बिना भारत का जो संविधान है अगर ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो उसको भारत का संविधान नहीं माना जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा मतलब वो। तो इसके अंदर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है 1 नंबर में। उसके बाद में कोई लॉ आएगा वो अलग चीज़ है, लॉ कोई दूसरा, कोई कानून या फिर कोई भी इमरजेंसी की जो के अंदर जो भी नियम दिए जाते हैं वो सब बाद में। सबसे पहले आपको भारत का संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है भारत के अंदर। भारत के संविधान से आपकी संसद चलेगी, भारत के संविधान से आपकी संसद चलेगी, सरकार चलेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलेगा, सीबीआई चलेगी भारत के अंदर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, उसके अलावा और बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। और फिर नेक्स्ट चीज़ है कि भी रूल ऑफ लॉ, मतलब भारत के अंदर कानून का शासन है, और न तो किसी धर्म का, न किसी संस्था का, न किसी विचार का, किसी का शासन नहीं है, सबसे ऊपर है कानून। कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर तीसरा है जो बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के सामने भी नहीं झुकेगी। और जो उसका चरित्र है वो स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर वो और जो कार्यपालिका है वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, प्रभावित ना करें कभी भी। और अगर ये एक दूसरे को जिस दिन प्रभावित करने लग गए उस दिन लोगों का संविधान के ऊपर से विश्वास उठने लग जाएगा। और जुडिशरी कभी कभी ऐसे फैसले देगी, मतलब बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है, ऐसा हो सकता है। और फिर हम ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इनकी कार्यपालिका की अलग पावर है, न्यायपालिका की अलग पावर है, और इन दोनों को अलग अलग काम करना है, कोई भी दूसरे को कभी इंटरफेयर न करें। सोवरेनिटी, इनकी भारत की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए किसी भी कानून के अंदर। कोई भी अगर संसद कोई भी ऐसा कानून न लाए जिससे भारत की संप्रभुता वो खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है सरकार चलाने के अंदर, ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। वर्तमान में जब चुनाव देखते होंगे तो हम हमेशा वोट इसके ऊपर देते हैं कि भारत का पीएम कौन बनेगा, भारत का सीएम कौन बनेगा, भारत का नहीं मतलब राज्यों का सीएम कौन बनेगा। परंतु ये चीज़ें गलत है। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंटी सिस्टम नहीं है कि वहाँ पर आप पीएम को
या सीएम को वोट दे रहे हैं, ये गलत सिस्टम है। आप जब भी वोट देंगे तो आप अपने एमएलए को या एमपी को उसके काम के ऊपर वोट देंगे, वरना फिर अगर जिस दिन आप लोग पीएम और सीएम के नाम पे वोट देने लगे और फिर अगर आपका एमएलए या एमपी कोई काम नहीं कर रहा है, फिर आप इन लोगों से जब भी कहेंगे कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो फिर वो बोलेंगे कि हम लोगों ने तो आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, आप लोगों ने सीएम को वोट दिया है, फिर पीएम को वोट दिया, आप उनसे शिकायत करिए। तो अगर आप जिस दिन ऐसा करने लगेंगे पीएम सीएम के नाम पे, तो भारत का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इससे खतरा है। इलेक्शन सब फ्री और फेयर होने चाहिए, यानी कि किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भाई जो भी इलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और टाइम लिमिट के अंदर पूरा हुआ है। जैसे कि वर्तमान में भी एक बहस चलती रहती है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं उनका मिलान जो ईवीएम है उससे किया जाए कि भाई ये दोनों मिल रही हैं नहीं मिल रही, इनके अंदर कोई डिफरेंस है नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और कल ही इसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कि हम ऑर्डर नहीं देते कि 100% का आप क्या नाम है ईवीएम के साथ मिलान करो। तो इससे थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है लोगों का और मेरा भी भारतीय न्यायपालिका के ऊपर से, कि ऐसा क्यों, मतलब निष्पक्ष तरीके से आप चुनाव करवाइए और मिलान हो जाता है उसके अंदर अगर 4-5 दिन लगाते हैं तो क्या दिक्कत है। और फिर है वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है हम लोगों को, और इसके अंदर लोगों का भला होना चाहिए, ऐसा हमको काम करना। जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर और भी कई चीज़ें हैं, उसके अंदर है भारत का फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों डिफरेंट है, इनको एक मत करिए कभी भी। मतलब स्टेट्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको बने रहने दीजिए। अगर आप सबके ऊपर एक चीज़ लागू करेंगे तो फिर सब एक हो जाएंगे, जो कि भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि भारत के अंदर भिन्न भिन्न समाज के, भिन्न भिन्न धर्म के और भिन्न भिन्न विचारों को मानने वाले लोग हैं। तो ये डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए भारत है, वरना फिर भारत पाकिस्तान हो जाएगा या फिर बांग्लादेश हो जाएगा। अगर वो है सेक्युलरिज्म, इसको बोलते हैं हिंदी में धर्मनिरपेक्षता। परंतु सेक्युलरिज्म भारत का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जुडिशियल रिव्यू इसके अंदर है कि संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो उसका अंदर ये देखेगी कि वो संवैधानिक रूप से वैलिड है या नहीं है। इसकी जांच हमेशा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और सुओ मोटो भी कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा भाई एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 1919, मतलब 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था एनजेसी के ऊपर। इसके अंदर यह था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं उनके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। ये कानून पर ये संविधान संशोधन किया था पार्लियामेंट ने, और फिर इसको सुओ मोटो रूप से ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर इसको नल कर दिया गया था, नल एंड वॉइड। ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। अगर आप ऐसा करने लगोगे तो फिर जो पावर ऑफ सेपरेशन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, उनका विभेद मिट जाएगा। और नेक्स्ट है आर्टिकल 32 और 226। 32 और 226 वही है कि रेमिडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर ऐसा ये लिखा हुआ है कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वो जाते हैं, उनका जाने का तरीका रिट्स के थ्रू, और रिट्स को हम बाद में फिर कभी जानेंगे। यूनिटी यानी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, भाई उनकी भारत की एकता और अखंडता वो सबसे ऊपर है। वो भारत का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से हो, उसका जो वो खुले तरीके से, मतलब खुद के तरीके से जी सकता है, और सम्मानजनक जीवन जीने का उसको अधिकार है। यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, इनके बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर डीपीएसपी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाएंगे, और कमज़ोर होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमने सपना देखा था कि मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत कैसा होगा, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाएगा। फिर हम पीछे की तरफ मूव करना चालू जाएंगे, मतलब सामाजिक तौर पर और वैचारिक तौर पर। तो इसलिए इन दोनों में एक बैलेंस रहना चाहिए। अगर डीपीएसपी ज़्यादा पेड़ हो जाएगा तो फिर उसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स भी इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि डीपीएसपी की वजह से फंडामेंटल राइट्स, हर किसी को ऐसा लगे फंडामेंटल राइट खत्म हो गए और एक विशेष तबके को मतलब फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। तो मतलब एक बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और ये सब चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स नहीं है, ये इवॉल्व होती जा रही है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जब नए नए केसेस आते हैं, जजमेंट आते हैं, तो जब भी जजमेंट आता है तो उसके अंदर जज को मतलब पूरी स्वतंत्रता है कि उसको जब भी लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ बताना है तो वो केशवानंद भारती के अंदर बताए गए थे। और फिर जो मिनर्वा मिल्स का एक मामला आता है उसके अंदर भी
जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो फिर आप नए कानून बना रहे हो उस जिनको आप नवीं अनुसूची के अंदर डालते हो, तो नवीं अनुसूची के अंदर एक ऐसा परसेप्शन बन गया था, अवधारणा बन गई थी कि नवीं अनुसूची के अंदर आपने कोई भी कानून डाला तो आप उसका रिव्यू नहीं कर पाओगे। मिनर्वा मिल्स मामले के अंदर ऐसा कहा गया कि नवीं अनुसूची के अंदर जो भी मामला डाला गया है उसका हम रिव्यू कर सकते हैं, परंतु क्योंकि देश का विकास और डीपीएसपी भी जरूरी है, तो जो आपने 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी कानून डाले हैं ना, हम उनको वैलिड मानते हैं और उनका जो काम करने हैं वो आप करो। और ऐसा नहीं कि वो जो कानून डाले गए नवीं अनुसूची के अंदर उनका कभी भी मतलब उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता, उनको खूब निरीक्षण किया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। और ऐसा जजमेंट के अंदर मिनर्वा मिल्स के अंदर कहा गया है। तो मिनर्वा मिल्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसके बारे में कभी हम वापस बात करेंगे। 24 अप्रैल है, तो आज का दिन बहुत खास दिन है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के अंदर। और साथ में ये जो दिन है 24 अप्रैल 1973, ये भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जो क्रिकेट देखते हैं खासतौर से उनके लिए, क्योंकि आज के दिन सचिन रमेश तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर का जन्म दिवस हुआ था। तो आज हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, उनके कुछ ऐसे फैक्ट जो आप जानते होंगे परंतु हो सकता है कि किसी परीक्षा के अंदर पूछे जाएँ। तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 को और इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। इनकी जर्सी का नंबर है 10, बैट यूज़ करते हैं ये MRF का, काफ़ी भारी बैट यूज़ करते थे ये। और इनसे भारी बैट केवल लॉन्स क्लूजनर जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं वही यूज़ करते थे। और इनके कुछ रिकॉर्ड हैं, जैसे कि केवल एकमात्र भारतीय हैं और सबसे पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड जीता था। और केवल एकमात्र भारतीय वर्तमान समय तक जिन्होंने भारत रत्न जीता है। और ये एकमात्र क्रिकेटर हैं जो खेलते हुए मतलब जो भी खेल रहे थे उनको उसी समय राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया था। विश्व के पहले क्रिकेटर हैं जो पहली बार थर्ड एम्पायर के द्वारा आउट दिए गए थे। और इन्होंने जो पहला अपना जो ब्रांड एंडोर्स किया था वो था हेल्थ ड्रिंक बूस्ट। और ये इसके अंदर कपिल देव के साथ शुरू में काम करते थे, बाद में कपिल देव। और ये मतलब ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने जो पहला पदार्पण टेस्ट था डेब्यू मैच रणजी के अंदर दिलीप ट्रॉफी और यूनाइटेड ट्रॉफी के अंदर सेंचुरी से किया है। और ओनली प्लेयर हु हैज़ 40 विकेट्स एंड मोर देन 11,000 रन्स इन टेस्ट। ये अभी है या नहीं है मतलब वैलिड वाला, ये इसके अंदर मुझे डाउट है। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए। और इनकी जो पहली कार थी वो थी मारुति 800। तो ये सचिन के बारे में कुछ फैक्ट थे, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं परंतु ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा के अंदर आ सकते हैं, तो आप देख लीजिए। एक निवेदन है कि आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अगर बुरा लगा है तो भी बताइए, अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, बुरा लगा है तो कमेंट करिए। और अच्छा लगा है उसके अंदर किस चीज़ की कमी है और कहाँ पर मैंने गलत बोला है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इंसान है तो गलती ज़रूर होगी। तो आप कहाँ गलती हुई है तो आप उसको कमेंट करिए। और ज्ञान को आप बिना सपोर्टे कुछ नहीं होता। और वर्तमान समय में जब लॉकडाउन अभी शुरू हुआ है और आगे बढ़ेगा, तो इन सब चीज़ों में जो मानसिक को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो के लिए मैंने प्रेजेंट किया तो